नमस्कार। असंक्रामक रोग अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंतर्गत इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आनुवंशिक विकार अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। इसके अलावा आपसे बात करेंगे कुछ घरेलू बीमारियों के छोटे मोटे उपचार की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा असंक्रामक रोगों के अंतर्गत आपने हीनताजन्य रोग देखे अर्थात डेफिशिएंसी डिसीज देखी, जहाँ शरीर में किसी पदार्थ की कमी की वजह से कोई ना कोई रोग हो जाता है, जिसमें आपने मुख्य रूप से क्वाशियोकर और मेरिस्मस देखा। इसके अलावा आपने हृदय रोग देखे जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदय शूल और हृदयघात देखा। इसके अलावा आपने कैंसर के टाइप देखे, कैंसर क्या होता है ये समझा। आशा करता हूँ वो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और इससे पहले के जो भी आपने लेक्चर देखे हैं, आपको कहीं भी 1% भी लगता है कि यहाँ कुछ सुधार की गुंजाइश है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि आप जब ऑफलाइन मेरे सामने बैठे होते हैं तो ज़्यादा समय होता है, चीज़ें हम आपके क्रॉस क्वेश्चन का भी मैं आंसर वहाँ दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को उस प्रकार डिफाइन करूँ कि आपको क्रॉस क्वेश्चन की आवश्यकता ना पड़े। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि किसी वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको दोबारा समझना है, तो आप मुझे अवश्य बताएं। वीडियो और कितना बेहतर बनाया जा सकता है इसके लिए सुझाव अवश्य दें। कुछ स्टूडेंट्स मुझे सुझाव देते रहते हैं और मैं उनके सुझावों को रेगुलर मानता भी हूँ, क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा उसमें कहाँ कमी है, लेकिन जब दूसरे लोग आपको बताते हैं और आप उनको अच्छे से कंसीडर करते हैं तो आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि सुधार की गुंजाइश हर अवस्था में, हर हाल में होती है, और उसी सुधार के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए, तो आप मुझे अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं, या चैनल का जो नंबर आपके पास है आप उसमें मुझे ज़रूर बताएं। और शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए, तो असंक्रामक रोग अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंतर्गत बात करेंगे आनुवंशिक विकार की, जिसको अंग्रेजी में जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। देखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स अर्थात आनुवंशिक विकार ऐसे रोगों को कहा जाता है जो किसी भी बालक में उसके जन्म के साथ विद्यमान होते हैं। जैसे ही बालक का जन्म हुआ उसके शरीर में वो पहले से विद्यमान होते हैं। तो आनुवंशिक विकारों को हमने दो भागों में, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो मैंने रोगों के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, कि आनुवंशिक विकार अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो भागों में बांटा है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार बॉडी में किसी जीन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो जाता है। मेंडलीय विकार बॉडी में जब बालक गर्भावस्था में माँ के गर्भ में होता है तो माँ बाप के जीन और गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम बच्चे में कॉपी हो रहे होते हैं, यानी कि उसके हाथ पैर आदि का स्ट्रक्चर तो डेवलप होता है गर्भावस्था में, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप और पूर्वजों के गुण जीन और क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों के माध्यम से उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। जब जीन और गुणसूत्रों की कॉपी होने की प्रक्रिया या ट्रांसफर होने की प्रक्रिया जारी होती है, अगर किसी वजह से किसी जीन में कोई समस्या आ जाए, किसी जीन की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, कोई जीन का रूप चेंज हो जाए, या किसी भी गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, या कोई गुणसूत्र कम हो जाए, तो उस अवस्था में कोई ना कोई आनुवंशिक विकार हो जाता है। अब देखिएगा, आनुवंशिक विकार को दो भागों में बांटा। पहला आपका मेंडलीय विकार और दूसरा आपका क्रोमोसोमी विकार। मेंडलीय विकार कब होता है? जब बालक गर्भावस्था के दौरान माँ बाप से जीन प्राप्त करता है और उसमें किसी जीन में समस्या हो जाए, कोई जीन का रूप चेंज हो जाए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाए, तब वो बीमारी जो उत्पन्न होगी उसे कहेंगे मेंडलीय विकार। और यदि बालक गर्भावस्था में है और किसी गुणसूत्र में कोई समस्या आ जाए, कोई गुणसूत्र कम हो जाए या कोई गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए, तब जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम क्रोमोसोमी विकार कहते हैं। तो चलिए समझते हैं आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। वे रोग जो जन्म से बालक के या मनुष्य के शरीर में विद्यमान होते हैं उन्हें आनुवंशिक विकार कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, पहला मेंडलीय विकार और दूसरा क्रोमोसोमी विकार। तो पहले बात करते हैं मेंडलीय विकार की। ऐसे विकार जो एकल जीन रूपांतरण, सिंगल जीन ट्रांसफॉर्मेशन, एकल जीन रूपांतरण। देखिएगा, जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई कहा जाते हैं। जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई होती है, और जीन क्रोमोसोम के भाग होते हैं। गुणसूत्र के अंदर जीन विद्यमान होते हैं। तो जो मेंडलीय विकार है, जो किसकी वजह से, सिंगल जीन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई एक जीन ट्रांसफॉर्म कर जाता है जिस रूप में वो जीन आना चाहिए बालक के अंदर। माँ बाप से, मान लीजिए कोई जीन है, वो माँ बाप के द्वारा बालक के शरीर के अंदर आना है, लेकिन वो उस रूप में ना आके किसी और रूप में आ जाता है या उसका रूप चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार
उसके रूप चेंज होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे मैंडली विकार कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, ऐसे विकार अर्थात रोग जो एकल जीन रूपांतरण की वजह से होते हैं उन्हें मैंडली विकार कहते हैं। कई सारे आपके सामने से हीमोफीलिया, कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, ये 4 बहुत मुख्य हैं। इन चारों की बात करूंगा, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है हीमोफीलिया। याद रखिएगा, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है और मेंडलीय विकार है। इसमें क्या होता है, खून का थक्का आसानी से नहीं जमता। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब भी किसी बालक को चोट लग जाती है या किसी भी पुरुष को अंदर चोट लग जाती है, महिला के को चोट लग जाती है, तो उसके रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग आसानी से नहीं होती। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। पहली प्लेटलेट्स, दूसरी कैल्शियम और तीसरी विटामिन के। इन तीनों के अलावा भी जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ये तीनों चीज़ें सही हैं बॉडी में, कि प्लेटलेट की संख्या भी सही है, कैल्शियम भी ठीक है, विटामिन के भी सही है, लेकिन जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से क्या होता है कि रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता। तो इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता। इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता। रुधिर का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट नहीं बनता। रोग के जीन की वाहक महिलाएं होती हैं। याद रखिएगा, ये जो रोग है हीमोफीलिया है, इसका जीन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यह रोग प्रभावी रूप से पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि जीन तो महिलाओं में मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं होगा। ये जो जीन है जिसकी वजह से बीमारी है, ये महिला पुरुषों ज़्यादा में होता है, लेकिन इस जीन को कैरी महिलाएं करती हैं, महिलाओं से पुरुषों में पहुँचता है। लेकिन महिलाओं के शरीर में होने के बावजूद भी पुरुषों में ये ज़्यादा प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। यानी कि इस जीन को कैरी करता कौन है, महिलाएँ। होता पुरुष में भी है और महिलाएं कैरी करती हैं, लेकिन महिलाएं कैरी करने के बावजूद भी यह जीन पुरुषों में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। रॉयल का मतलब आप जानते हैं शाही होता है। देखिएगा, 19वीं और 20वीं सदी में कई सारे देश थे, जैसे कि स्पेन हो गया, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस तथा स्पेन के शाही परिवारों में 19वीं और 20वीं सदी में आपने देखा कि जो मैं 4 देशों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रशिया आ जाता है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इन चारों देशों के शाही परिवार के लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसीलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। इसीलिए इसको रॉयल हीमोफीलिया भी ज़्यादा कहते हैं। खासकर इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया हैं, उनको ये बीमारी थी और इंग्लैंड के शाही परिवार में काफ़ी हद तक ये बीमारी रही है। तो जो हीमोफीलिया है वो आपका मेंडली विकार है। इसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का आसानी से नहीं जमता। अगली बीमारी है आपकी कीटोन्यूरिया। देखिएगा, कीटोन कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको भोजन पढ़ाया और आप जब खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। अब आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाना कम कर दिया, आपने अपने आप को और डाइट पर रखा हुआ है और डाइट में आप खाना कम खा रहे हैं, अर्थात आपकी बॉडी को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा। जितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए उतनी मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे। तो बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी में, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है अंदर का, वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो फैट है वो फैट को यूज़ करता है भोजन के रूप में। फैट जो आपकी बॉडी पे जमा हुआ है उसको भोजन के रूप में यूज़ करता है। जैसे आपने देखा होगा, जनरली आप जब व्रत रखते हैं नवरात्रों में, या आपने देखा होगा बहुत से लोग भूख हड़ताल करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल सर जी का तो आप जानते ही होंगे कि सर जी ने जब अनशन किया था, सर जी बिल्कुल एकदम दुबले पतले हो गए थे। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब व्रत रखें, आप नवरात्रे रखते हैं, या आपने देखा होगा लोग रमज़ान के महीने में लगातार 30 दिन तक रोज़े रखते हैं, तब आपने देखा हो लोगों का फैट कम हो जाता है। उसकी वजह यही है कि जिस मात्रा में उन्हें ऊर्जा चाहिए उस मात्रा में वो भोजन नहीं कर रहे हैं। तो अब बॉडी को तो ऊर्जा चाहिए, तो बॉडी क्या करती है कि आपके शरीर में जो फैट जमा हुआ है उस फैट को एज ए फ्यूल यूज़ कर लेती है। अगर फैट ख़त्म हो जाए तो बॉडी का प्रोटीन यूज़ होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है बॉडी में जो भी है आपके, वो यूज़ होना शुरू हो जाता है एज आ एनर्जी सोर्स, क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे ज़्यादा। तो जब ऐसा हो जाता है कि बॉडी शिफ्ट कर जाती है ग्लूकोज से, कि ग्लूकोज मिल नहीं रहा उसका क्योंकि भोजन नहीं कर रहे आप, तो बॉडी का सिस्टम शिफ्ट कर जाता है एनर्जी के लिए फ्रॉम ग्लूकोज टू
अदर सब्सटेंस इन योर बॉडी लाइक फैट और प्रोटीन एक्सेट्रा। तो आपकी बॉडी में ब्लड में कीटोन्स शुरू हो जाते हैं, कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये कीटोन्स काफ़ी घातक होते हैं। इससे रोगी कोमा में पहुंच सकता है और रोगी की डेथ भी हो सकती है। तो देखिएगा ये तो तब होता है जब नॉर्मली हम लोग व्रत रख रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन जब किसी को जीन की वजह से, जीन की किसी कमी की वजह से उसकी रक्त में, उसके ब्लड में कीटोन्स की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है, यानी कि एक तो आप व्रत रखा, आपने रमज़ान या रोज़े रखे या आपने भूख हड़ताल की, तब आपकी बॉडी में कीटोन्स की संख्या जो है, कीटोन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सब कुछ होके, ना व्रत रख रहे हैं, ना रमज़ान रख रहे हैं, ना हड़ताल कर रहे हैं, खाना भी ठीक खा रहे हैं, उस केस में अगर आपकी बॉडी में लिमिट से ज़्यादा कीटोन की मात्रा है तो ये उस जीन की वजह से होती है, इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। तो कीटोनूरिया, इस रोग में मूत्र और रक्त में सामान्य मात्रा से अधिक कीटोन्स पाए जाते हैं और इसकी वजह से रोगी कोमा में जा सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आप देखते होंगे जब लोग भूख हड़ताल करते हैं तो डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप करने आती है तो बताती है कि भाई आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए क्योंकि इससे आपकी डेथ हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं। तो दूसरी बीमारी आपने देखी कीटोन्यूरिया। तीसरी बीमारी है वर्णांधता, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन की कमी से होती है। तो इसमें क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस में आपने देखा होगा जब भी आप पुलिस इत्यादि का टेस्ट देते हैं या रेलवे का कोई टेस्ट देते हैं तो आपने देखा होगा आपका कलर विजन का टेस्ट होता है। आपको ये देखा जाता है आपको रंगों की समझ है या नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, अभी तक इसका कोई भी उपचार नहीं है। और यहाँ होता क्या है कि व्यक्ति को कई सारे रंगों में अंतर करना मुश्किल होता है, कई सारे रंगों में अंतर करना मुश्किल होता है। लाल हरे के बीच अंतर करना मुश्किल होता है, नीले पीले के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस भी कई तरह की होती है, 3 तरह की नॉर्मली हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर कॉमनली बात करें कलर ब्लाइंडनेस की या वर्णांधता, उसका डिटेल क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसका रीज़न क्या है कि जीन की कोई ना कोई कमी है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। और उससे होगा क्या कि उसको बहुत सारे रंगों के बीच अंतर करने में मुश्किल होती है और इसीलिए ऐसे लोगों को आर्मी में, पुलिस में या रेलवे इत्यादि में नहीं लिया जाता जहाँ रंगों का बहुत मायने होता है। मान लीजिए आप ट्रेन ड्राइवर हैं और आपको लाल और पीले में, लाल और हरे में अंतर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप तो लाल सिग्नल होगा, आपको हरा लगेगा, आप ट्रेन दौड़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारी जॉब्स में आपको ज्वाइन करने से पहले ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस 3 प्रकार का होता है, इसके तीनों टाइप में आपको कोर बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, चूँकि यहाँ EVS की दृष्टि से मैं बहुत चीज़ों को डिटेल में नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ देखने वाली बात है कि कलर ब्लाइंडनेस की वजह क्या है, किसी न किसी जीन में कोई गड़बड़ी है, कोई जीन ट्रांसफॉर्म हो गया है। अगला आपका थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया भी एक आपका मेंडली विकार है, ध्यान रखिएगा। थैलेसीमिया में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया है उसके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन अपने आप ही कम होता है। जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया है उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कम होता है और उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो अपने आप ही, ऐसा नहीं है खान पान उसका कम है या चीज़ें अच्छे से नहीं खा पा रहा है, तो देखा होगा लोग कम खाना खाते हैं या उनकी डाइट अच्छी नहीं होती तो उनका HP डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल है, खा पी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन चूँकि उनको मेंडली विकार है और मेंडली विकार का नाम क्या है, थैलेसीमिया, तो उनके रक्त में क्या होगा, जो प्रोटीन अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है उसकी कमी होती है और RBC की भी कमी पाई जाती है। तो थैलेसीमिया में खून का एक विकार जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन, जो प्रोटीन ऑक्सीजन को लेके जाता है उसकी मात्रा कम होती है, अर्थात ब्लड में कम RBC होती है और कम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये आपका कौन सा विकार था, थैलेसीमिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोमी विकार की। क्रोमोसोमी विकार का मतलब है कि ऐसा रोग जो जन्मजात तो है लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, किसी एक क्रोमोसोम अर्थात किसी एक गुणसूत्र की कमी, किसी एक गुणसूत्र की कमी, या तो कोई गुणसूत्र ज़्यादा आ गया है या कोई गुणसूत्र कम हो गया है। तो याद रखिएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, कुल गुणसूत्र होते हैं 46 या यूँ कहें 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो देखिएगा इसमें आपको 3 पढ़ने हैं, क्रोमोसोमी विकार में 3 पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपका है डाउन सिंड्रोम, दूसरा आपका टर्नर सिंड्रोम, तीसरा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिएगा पहला आपका है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैं यहाँ एक तस्वीर लगा रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम जिस बच्चों को होता है वो दूर से दिख जाते हैं। देखिएगा डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी बालक के अंदर आ जाती है। कैसे कि बालक माँ के गर्भ में पल रहा है, बालक का माँ के गर्भ में विकास हो रहा है
और वहाँ उसके माँ बाप के गुणसूत्र उसमें कॉपी हो रहे हैं, माँ बाप के गुणसूत्र उसमें कॉपी हो रहे हैं। भाई 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े माँ के अंदर हैं और 23 जोड़े बाप के अंदर हैं। तो हर एक जोड़े का आधा आधा, यानी कि पहले जोड़े का आधा माँ से आएगा और पहले जोड़े का आधा बाप से आएगा, तो एक जोड़ा हो गया। दूसरे जोड़े का आधा माँ से आएगा और दूसरे जोड़े का आधा बाप से आएगा, तो दूसरा जोड़ा पूरा हो गया। ऐसे ही सारे जोड़े आधे आधे कॉपी होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर आ जाए, तो बालक को कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम हो जाती है। डाउन सिंड्रोम जिनको होता है वो व्यक्ति छोटे कद के होते हैं। एक मैं आपको पिक्चर लगा दिया, आप देख पा रहे हैं, छोटे कद के होते हैं, छोटे गोल सर होते हैं और मुंह उनका आंशिक रूप से खुला रहता है। आप देख पा रहे हैं, मतलब आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति है, ये बालक कुछ अजीब सा है। मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है और उनका मानसिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? डाउन सिंड्रोम हो गया। अब बात करते हैं आपसे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिएगा माँ और बाप दोनों के अंदर, मनुष्य के अंदर चूँकि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो देखिएगा ये माँ है और ये बाप है, ठीक है। इनके गुणसूत्र हैं, पहला जोड़ा माँ का, पहला जोड़ा बाप का, दूसरा जोड़ा माँ का, दूसरा जोड़ा बाप का, डॉट 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 डॉट, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पाँचवा जोड़ा, मान के चलिए ये 22वां जोड़ा है, ठीक है ना। ये पहला जोड़ा था, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस करके ये 22वां जोड़ा है, ठीक है ना। ये 22वां जोड़ा बाप का। तो आप समझ गए होंगे, सारे लिखना पॉसिबल नहीं है। 23वां जोड़े की अगर बात करें तो 23वां जोड़ा माँ में होता है XX और 23वां जोड़ा बाप में होता है XY, ठीक है ना। समझ के चलिएगा कि माँ के अंदर भी 23 जोड़ी हैं और बाप के अंदर भी 23 जोड़े हैं। सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। दिख रहा है आपको साइड में? हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जोड़ा माँ का, पहला जोड़ा बाप का, दूसरा जोड़ा माँ का, दूसरा जोड़ा बाप का, ऐसे तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, 22वां जोड़ा माँ का, 22वां जोड़ा बाप का, 23वां जोड़ा माँ में होता है XX और बाप में होता है XY। अब देखिएगा पहला जोड़ा कॉपी होगा तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट हो सकता है। माँ का आधा ये वाला जाए, बाप का आधा ये वाला जाए, हो सकता है माँ का आधा ये हो या बाप का आधा ये हो, यानी कि दोनों में से आधा आधा कोई सा आ जाएगा। ऐसी दूसरे का आधा आधा कॉपी होगा तो बालक का एक जोड़ा बन जाएगा, दो जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि आधा माँ से आधा बाप से, तो बालक का एक पूरा हो गया, आधा माँ का आधा बाप का, बालक के दो पूरे हो गए। ऐसे करके बालक के 22 पूरे हो जाएंगे। अब बात आती है 23वें जोड़े की, और 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा जब कॉपी होता है यही डिसाइड करता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। 23वां गुणसूत्र ही डिसाइड करता है, 23वां जोड़ा डिसाइड करता है बेटा होगा या बेटी। अब देखिएगा 23वां जोड़ा जब कॉपी होगा, 22 जोड़े कॉपी हो चुके हैं, 23 जोड़े में माँ में से आधा आएगा, तो या तो माँ का ये आधा आएगा तब भी X आना है, और माँ का ये वाला आएगा तब भी X आना, यानी कि माँ की तरफ से तो केवल X आएगा। बाप की तरफ से आधा आएगा तो X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। अगर बाप की तरफ से X आया तो 23वां जोड़ा बच्चे में क्या हो गया? XX, तो होगी बेटी। अगर माँ का तो X ही आना है, केस सेकंड, माँ का X ही आना है, लेकिन बाप का पहले X आया तो दोनों XX हो गई तो बेटी हो गई, लेकिन अब बाप का X की जगह Y आ गया तो XY हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको? तो आप समझ रहे हैं 23वें गुणसूत्र में कैसा सिस्टम होगा कि 23वें गुणसूत्र में माँ का आधा आएगा, माँ का आधा तो X ही आना है, बाप का आधा अगर X आया, क्योंकि बाप के 23वें जोड़े में XY दोनों मौजूद हैं, बाप के 23वें जोड़े में XY दोनों मौजूद हैं, तो XX आएंगे तो बेटी और XY आएगा तो बेटा। यानी कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? बाप पर डिपेंड करता है, माँ पर डिपेंड नहीं करता। और भारतीय समाज में बड़ी समस्या रही है, आज भी समस्या है। और अगर किसी महिला के बेटी हो जाती है तो गांव में, शहरों में भी मैंने खूब देखा है। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, मैंने खूब देखा है ना। पढ़े लिखे लोग बहुत बकवास करते हैं और मैं मानता हूँ ये कम वो भी नहीं होते। शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर किसी महिला के बेटी हो गई तो मैं सच बता रहा हूँ, खासकर महिलाओं को ही उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। घर की महिलाएं ही उसको थोड़ा सा, मैंने कई जगह देखे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नहीं होते, जो होते हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ।
और गांव में तो सीधे ये कह दिया जाता है कि बेटियां हो रही हैं तो लड़की जिम्मेदार है इसके लिए, जबकि कायदे में कौन जिम्मेदार है? लड़का जिम्मेदार है, क्योंकि लड़के के एक्स आएगा, क्योंकि भाई लड़की से तो एक्स ही आना है, लड़के का एक्स आ गया तो बेटी और बाई आ गया तो बेटा। खैर अब देखिएगा ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, लेकिन अब समस्या क्या होती है, दो बीमारियां होती हैं, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि जब 23वां जोड़ा, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जब 23वां जोड़ा कॉपी हो रहा होगा तो 23वें जोड़े में या तो XX होंगे या XY होंगे। जैसा कि मैंने बताया XX होंगे तो बेटी और XY होगा तो बेटा। अगर 23वें जोड़े में किसी तरह से XX न रह के केवल X रह जाए, यानी कि 23वां जोड़ा जब बच्चे में कॉपी हुआ तो 2 आने चाहिए थे, XX आती है XY, लेकिन 2 ना आके केवल 1 आया और X आया, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई? 45 रह गई, क्योंकि 23वें जोड़े में केवल 1 गुणसूत्र रह गया। तो बीमारी कौन सी होगी? रोग क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम। एक क्रोमोसोम का अभाव, यानी कि 46 चीज़ें कितने रह गए? 45 रह गए ना, जबकि 2 आने चाहिए थे, XX आते या XY आते। तो जब संतान में एक X क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है तो कुल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 45। 23वें जोड़े में केवल 1 होता है, और कौन सा होता है? X। जैसा कि मैंने आपको बताया 23वां जोड़ा XX होता है, XY होता है, लेकिन एक ही रह गया X, तो गुणसूत्र संख्या 45 रह गई। इस रोग को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें नारी बांझ होती है, संतान नपुंसक होती है और उसे मादा किन्नर कहते हैं। आपने देखा होगा किन्नरों को जब आप देखते हैं तो उसमें भी नर मादा होते हैं, तो ऐसे किन्नरों को मादा किन्नर कहा जाता है। अब दूसरा रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो रही थी और 23वें जोड़े में क्या बनना था? केवल X। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। पिछले वाले में टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो रही थी, एक गुणसूत्र कम हो रहा था। यहाँ पे एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं, और एक गुणसूत्र बढ़ता कहाँ है? 23वें जोड़े में। कि टर्नर सिंड्रोम में 23वें जोड़े में 1 था, जबकि होने चाहिए थे 2 23वें जोड़े में, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि 23वें जोड़े में क्या होता है? XXY हो जाता है। 23वें जोड़े में 2 होने चाहिए थे, टर्नर सिंड्रोम में 1 रह गया तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। क्लाइनफेल्टर में 23वें जोड़े में 3 हो जाते हैं, तो संख्या टोटल 47 हो जाती है, और 23वें जोड़े में 3 हो जाते हैं, XXY। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके सामने रखा, आप समझ लीजिएगा। टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, 23वें जोड़े में 3 XXY हो जाते हैं, संतान नपुंसक होती है और उसे नर किन्नर कहते हैं। नर किन्नर कहते हैं, जबकि 45 गुणसूत्र हो रहे थे तो बीमारी अर्थात रोग टर्नर सिंड्रोम और मादा किन्नर, और 47 हो रहे हैं तो उसे नर किन्नर कहते हैं। अब देखिए कुछ छोटे मोटे रोगों के घरेलू उपचारों की बात करते हैं, सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ बीमारियों का घरेलू उपचार, दांत में दर्द हो रहा है तो हींग का चूर्ण और लौंग का तेल। लौंग का तेल बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप देखते हैं नॉर्मली आपने गांव में देखा होगा, लोगों के दांत में दर्द होता है तो लौंग के तेल रुई में लगा के दांत में रख लेते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। पेट दर्द में हींग और अजवाइन बहुत काम आती है, तो सब जानते हैं हींग और अजवाइन बहुत अच्छे से काम करती है। आम बुखार यानी कि नॉर्मल फीवर, आम बुखार मतलब वो आम नहीं, मैंगो नहीं, आम बुखार का मतलब नॉर्मल फीवर, उसमें मेथी की चाय काम करती है। घाव हो जाए तो हल्दी का लेप, आप सब जानते हैं। मोच आ जाए तो हल्दी और चूने का लेप, हम सब लोग कॉमनली जानते हैं, चूने और हल्दी को मिला के लगा लो तो मोच में अंतर आ जाता है। आँखों की सूजन में धनिए के बीज, धनिए के बीज को पीस के और पानी में उनको घोल के आँख पे लगाते हैं तो आँखों की सूजन कम हो जाती है। आँखों में अगर जलन हो रही है तो आप खीरा लगा लो आँखों पे, या चाय की पत्ती की पट्टियाँ रख लो। अगर आँखों में आपकी जलन हो रही है तो आँखों पर आप खीरा रख लो, आपने देखा भी होगा। और इसके अलावा अगर खीरा उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा चाय की पत्ती उबालिए, पानी में ठंडा करिए और उसकी पट्टियों को अपने आँखों पे रख लीजिए तो आँखों की जलन कम हो जाएगी। गला खराब है तो अदरक और गुड़ सब जानते हैं, और बदहजमी है, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं तो आप सौंफ का सेवन करिए तो आपका पेट साफ रहेगा और आपको बदहजमी नहीं होगी। इस वीडियो लेक्चर में आशा करता हूँ ये सारे रोग आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी सुझाव अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।